शायद कोई और भी बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। एक बार देखेंगे आप लोग। वो रमन जी हैं, वो विनीत जी के लिए बोल रहे हैं। जी, we can go ahead, Pranav ji. Yeah. No, I see a lady Please, saying it. Sir, we are going to be live in 10 seconds. Dead air, sir, please. Yes. Please be on standby. नमस्कार दोस्तों। देश के बंटवारे के बाद लॉकडाउन जनित मजदूरों का पलायन शायद इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। इस समय के कुछ दृश्य जो हमेशा याद रहेंगे वो है हजारों लाखों मजदूरों का दिल्ली व देश के अन्य भागों में अचानक इकट्ठा हो जाना, या फिर एक मजदूर बेटा अपनी बूढ़ी माँ को हाईवे के ऊपर कंधे पर बिठाकर चला जा रहा है, या गुजरात की वो महिला जिसकी गोद में, जिसके कंधे पर निढाल बच्ची लेटी है और एक हाथ से वो सूटकेस को खींचते हुए हाईवे पे चली जा रही है, या फिर रेल की पटरियों पर बिखरी हुई रोटियां, औरंगाबाद का वो दुर्दांत दृश्य जिसमें 17 मजदूर रेल के नीचे आ गए। ये दृश्य हमें इस समय को याद दिलाकर हमेशा झकझोरते रहेंगे। आज की एआईसीसी ब्रीफिंग इसी समस्या अर्थात श्रमिकों की समस्या से संबंधित है। मैं स्वागत करता हूं एआईसीसी स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत जी का, और उनसे आग्रह करता हूं कि वो हमें ब्रीफ करें। नमस्कार, आशा करती हूँ आप सब लोग जहां पर भी हैं सकुशल और स्वस्थ होंगे। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज रविवार है, पर ये आपदा का समय है, और क्या रविवार और क्या सोमवार, तो जरूरी है आज फिर से उस विषय पे बात करना जिसने कहीं ना कहीं हम सबकी अंतरात्मा को जरूर झकझोर के रख दिया है। और वो विषय है प्रवासी मजदूर, जिनको माइग्रेंट लेबर कहा जाता है। इनके ऊपर काफी विवेचना चल रही है, बहुत लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल उदासीन बना हुआ है, और वो कहीं है ये सरकार। करीब करीब 47 मान लीजिए 50 दिन हो चुके हैं इस लॉकडाउन के, और अगर इससे कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, मोस्ट एडवर्सली इंपैक्टेड हुआ है, तो वो प्रवासी मजदूर ही हैं। 4 घंटे की मोहलत दी गई थी लॉकडाउन के लिए, वो जहां पर थे वहीं फंसे रह गए, अपने घर जाने को बेचैन थे, परेशान थे, जा नहीं पाए। और जिस तरह के विजुअल्स, जिस तरह की इमेजेस, जिस तरह की तस्वीरें हम टीवी चैनलों पर देखते हैं आप लोगों के माध्यम से, या अखबारों में देखकर सवेरे उठते हैं, वो बहुत ही दर्दनाक है, जिसको कहते हैं दिल दहलाने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समय की, और शायद मैं बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रही हूं, लेकिन हमारे समय की ये सबसे बड़ी त्रासदी है, सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है जो बन रही है। क्योंकि एक गर्भान्वित औरत चली जा रही है पैदल, एक छोटी सी बच्ची है जो चलते चलते थक के बैठ जाती है। प्रणव जी ने जिक्र किया, एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ को गोदी में लिए चला जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हम कच्चे पर चल रहे हैं क्योंकि पक्के पे चलने की इजाजत नहीं है। लोग बिना खाने के, बिना चप्पलों के सड़कों पे चलते नजर आ रहे हैं। और ये सब देखकर किस तरह से एक सभ्य समाज चुप रह सकता है, किस तरह से हम उदासीन होकर दूसरी तरफ मुंह फेर सकते हैं, ये मेरी अंतरात्मा में जरूर बहुत सारे सवाल उठाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी भी अंतरात्मा में जरूर सवाल उठाता होगा। बहुत टाइम बीत गया, कोई रेस्क्यू, कोई प्रोटेक्शन की बात नहीं हुई, और जब हुई तो उसमें भी बहुत राजनीति खेलने की कोशिश करी गई। उससे पहले, जाने से पहले मैं एक बात और कहूंगी कि परसों का जो डेटा है, आज का डेटा कोलेट अभी तक हमने नहीं किया है, लेकिन परसों का जो अवेलेबल आंकड़ा है उसमें से 42 प्रवासी श्रमिकों की, 42 माइग्रेंट लेबर्स की अभी तक मौत हो चुकी है। तो किसके सर ये अपराध है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? बिना राजनीति खेले इस बात का तो जवाब हमें देना ही होगा कि क्या एक देश में 21वीं सदी में अमीरों और गरीबों के लिए
इतनी अलग अलग धारणाएं, इतनी अलग अलग मान्यताएं, इतने अलग अलग नियम और कानून बन सकते हैं। हम दुनिया के 5 सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक कहते हुए थकते नहीं अपने को, और हमारे श्रमिक सड़कों पे पैदल चलने को मजबूर हैं, और 2-4 किलोमीटर नहीं, हजारों किलोमीटर लोग चलने को मजबूर हैं, जिसमें से 42 लोगों ने परसों के आए हुए आंकड़ों तक दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं शायद एक समाज को यह पूछना पड़ेगा कि नियम कानून गरीबों और अमीरों के लिए इतना अंतर क्यों है, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट ह्यूमन ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूं कि जब ये क्राइसिस हुई तो सबके पास 4 घंटे की मोहलत थी, चॉइस दी गई, आप घर पे रहिए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए। लेकिन माइग्रेंट लेबर के पास ये चॉइस नहीं थी। उसके पास ये चॉइस नहीं थी कि वो घर जा सके। उसको फोर्स करके ऑलमोस्ट रखा गया वो जहां पर था। उनकी नौकरी गई, उनका वेतन गया, और पूरे हिंदुस्तान में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं माइग्रेंट लेबर खाने तक को दूसरों पर आश्रित हो गए। राशन या तो सरकारों ने पहुंचाया, एनजीओज ने पहुंचाया, कांग्रेस ने काफी जगह राशन पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं वो इसके लिए आश्रित हो गए। और एक बात मैं बता दूं, ये त्रासदी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माइग्रेंट लेबर मजबूरी के कारण बाहर जाता है नौकरी ढूंढने। उसके पास अपने प्रदेश में अपनी प्रवास की जगह नौकरी नहीं है, इसलिए वो नौकरी ढूंढने जाता है, वो श्रम करता है, रोजगार करता है, कमाता है, अपना परिवार चलाता है और इस देश की इमारत को और बुलंद करता है। इसीलिए बार बार बहुत विशेषज्ञों ने कहा है, दे आर द बिल्डर्स ऑफ इंडिया। हम उनको आशान्वित हमें करना ही पड़ेगा, हम उनको इग्नोर करके नहीं जी सकते हैं। मैं आगे बात करने से पहले एक बार पीछे मुड़ा जाए और देखा जाए हुआ क्या। 25 मई से लॉकडाउन अनाउंस हो गया, सब लोग लॉकडाउन में चले गए, प्रवासी मजदूर मजबूर होकर जहां पर थे वहीं फंसे रह गए, बिना पैसे के, बिना श्रम के, बिना रोजगार के। और करीब 36 दिन बाद 29 अप्रैल को एक अनाउंसमेंट होता है, और ये भी अनाउंसमेंट इतनी बड़ी त्रासदी ना होती तो मैं कहती हास्यास्पद था। ये सोचता कौन है सरकार में, ये भी हम सोचने को मजबूर है। एक अनाउंसमेंट होता है कि देश भर से जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको बसों से अपने अपने घर पहुंचाया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग के चलते। एक बस में 30 से 40 लोग आएंगे, लाखों की संख्या में श्रमिक हैं, तो ये तो होना ही नहीं था। इसीलिए 1 मई को फिर से पुनर्सोच विचार करके सरकार ने आकर बड़ी डींग हाँकी कि अब हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलेगी। हम लोगों ने भी राहत की सांस ली कि चलिए, जो लोग अपने घर से दूर फंसे थे, परेशान थे, जिनके माँ बाप, पत्नी, बच्चे बेहाल हैं अपने गांवों में, चलो वो अपने घर जाना चाहेंगे। और एक बात बता दूं, जब दिक्कत का वक्त आता है, जब मुश्किल का समय आता है, हर आदमी अपने घर की ओर रुख करना चाहता है। तो हम लोगों ने भी राहत की सांस ली कि चलो सब लोग अपने घर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार की असंवेदनशीलता की हद ही नहीं है। हर बेशर्मी की हद सरकार ने पार कर ली जब पता चला कि इन माइग्रेंट लेबर से, इन श्रमिकों से जिनके पास ना रोजगार है, ना पैसे का साधन है, ना पैसे बचे हैं, उनसे रेल किराया वसूल किया जा रहा है। और मैं बहुत गर्व और फक्र से कहती हूं कि 4 मई को, 1 मई को ये अनाउंसमेंट आया, हम लोगों ने देखा किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरह से उनको, उन श्रमिकों को मजबूर किया जा रहा है पैसे देने के लिए। हमने तुरंत, कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 4 तारीख को ऐलान किया कि कांग्रेस की हर स्टेट कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी खर्चा वहन करेगी उन मजबूर मजदूरों का, और हमने वो किया, और मैं आंकड़े आपको बताऊंगी। लेकिन दुर्भाग्य है और दुखद है कि उनके इस ऐलान के बाद, जब हमें यह सोचना चाहिए था कि सरकार और विपक्ष एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन मजबूरों की त्रासदी को खत्म करने के लिए साथ आ रहा है, यह सरकार राजनीति पे और गंदी, घिनौनी, झूठी राजनीति पे उतर आती है। इनके स्पोक्स पर्सन, इनके मंत्री, इनके कार्यकर्ता झूठ फैलाने का काम करते हैं, बेवकूफी के बयान देने शुरू करते हैं, 85% हम देंगे तो 15%। ये सब बेकार की बातें हैं। मूल मुद्दा एक था, पैसा श्रमिकों से लिया जा रहा था रेलगाड़ी का, और कांग्रेस ने ये वादा किया था कि हमारी प्रदेश इकाइयां इनका खर्चा वहन करेंगी, और बहुत जगह हमने अभी तक ये करके दिखाया है। तो ये दुख था कि इस पर भी भाजपा ने राजनीति खेली।
उसके बाद जो हुआ वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण था। कुछ राज्यों ने, कर्नाटक ने एकदम से बोला हम ट्रेन स्थगित कर रहे हैं, अब ट्रेनें नहीं चलेंगी। मजदूर वैसे ही घबराया हुआ था, उसको लगा ये आखिरी मौका भी निकल जाएगा, हम ट्रेन से आगे नहीं जा पाएंगे घर, तो उन्होंने फिर से चलना शुरू किया। आपसे मैं सवाल पूछती हूं, आपकी मर्जी के बिना, हमारी और आपकी मर्जी के बिना कोई हमें कहीं रोक सकता है? और उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो कैसे इन श्रमिकों को उनकी मर्जी के बिना रोका जा रहा है? ये बंधुआ मजदूर हैं या ये सच्ची निष्ठा से काम करने वाले श्रमिक हैं? इसका जवाब भाजपा को और उनकी जो असंवेदनशील सरकारें हैं उनको देना पड़ेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने इसलिए उदाहरण देना चाहती हूँ जिससे त्रासदी का पता तो चले क्या हो रहा है। रिपोर्टें हैं और आप ही लोगों द्वारा ये रिपोर्टें आई हैं मीडिया के द्वारा कि 5000 लोग मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर छतरपुर पे फंसे हुए हैं, जिसमें से कल 4 लोगों ने भूखमरी के कारण दम तोड़ दिया है। उनको उत्तर प्रदेश सरकार आने की अनुमति अंदर नहीं दे रही है। ये एक त्रासदी है। वो अपने घर आना चाहते हैं, उनकी टेस्टिंग करिए, उनकी ट्रेसिंग करिए, उनको क्वारंटीन में रखिए, पर ईश्वर के लिए उनको घर आने दीजिए। लोग बिहार में बर्दवान तक चलने को मजबूर हैं। उनके मुंह से सुनिए तो उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या त्रासदी है, क्यों वो जाने को मजबूर है। मध्य प्रदेश में कितने ही लोग चलने को मजबूर हैं और उनको मजबूर कर दिया जाता है चलने के लिए और सरकार दूसरी ओर मुंह फेर लेती है। सूरत में गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल की बात करी जाती थी। भाजपा का कॉर्पोरेटर और उनका भाई वीडियो पे पकड़े जाते हैं लोगों से पैसा वसूल करते हुए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी। सूरत से प्राइवेट बसेस में 4-4 हजार रुपए देकर लोग बिहार पहुंचते हैं क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही हैं। किसका डेवलपमेंट कर रहे हैं आप? आपकी निष्ठा किसके प्रति है अगर हिंदुस्तान का गरीब इस तरह से इस समय प्रभावित हो रहा है? मैं एक बात और कहूंगी कि जितने भी लोग इसके बारे में विचार रखते हैं, इन मजदूरों की त्रासदी को समझते हैं, इन माइग्रेंट वर्कर्स की को, इन श्रमिकों की दिक्कत को समझते हैं, वो सब मानते हैं कि रेल किराया माफ होना चाहिए। कांग्रेस ने पहल करी कि चलिए हम इनका किराया देंगे, हम राशन पहुंचाएंगे, हम जो भी कर सकते हैं करेंगे, और हमने करके दिखाया। यूपी में अभी तक 7 ट्रेनों का किराया हमने दिया है, हमने 47 लाख लोगों को अभी तक राशन पहुंचाया है, बहुत कुछ हुआ है। इस पर भी गंदी राजनीति खेली जा रही है। भाजपा की सरकारें और रेल अवरोध डाल रही है हमें ये बिल देने में। हमने कितने ही लोगों को यूपी में, जिसमें ज्यादातर अमेठी और रायबरेली के लोग अभी पहुंचे हैं, जिनको हमने पैसे डायरेक्ट पहुंचाने की कोशिश करी है और काफी हद तक सफल हुए हैं, वो अवरोध क्यों बना रही है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये आपदा है। अगर आप मदद नहीं कर पा रहे तो हमें मदद करने दीजिए। इसमें अवरोध मत करिए, इसमें रोड़ा मत बनाइए, क्योंकि ये गरीब के हक की बात है। इसमें राजनीति मत करिए। और भी जो थोड़ी परेशानी वाली बातें समझ में आ रही है वो ये है कि ऑनलाइन परमिट और एनओसी मिलता है और बहुत राज्य सरकारों की ये ऑनलाइन जो साइट है ये नहीं चल रही है। बिहार उसमें से एक है। इससे मिलने में दिक्कत हो रही है। बहुत सारे प्रवासी भारतीय मजदूर जो हैं वो बड़ी बड़े शहरों से दूर जाके काम करते हैं। रेलवे स्टेशन आने के लिए उनके पास ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं है। राज्य सरकारों से हमारी अपील है कि वो करिए, क्योंकि ये सब अगर आप नहीं करेंगे तो वो कैसे वापस अपने घर जाएंगे। कोऑर्डिनेशन लोगों के लिए नंबर नोडल के लिए दिए गए, वो नंबर बहुत जगह स्विच ऑफ आ रहे हैं, उस पर सावधानी बरतनी जरूरी है। इन मजदूरों को गाइडेंस चाहिए कैसे ही अपने घर पूरे प्रोटेक्शन से, पूरे एहतियात से, पूरी समझदारी से पहुंच सके। और मैं अंत में एक बात जरूर उठाना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि सरकार आखिर इन मजदूरों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है। सरकार के पास पीएम केयर्स फंड में पैसा आया है, उस पैसे को ही क्वारंटीन कर दिया गया है, उस पैसे को ही आइसोलेशन में रख दिया गया है। अरे कितना पैसा आया है, आप उसका क्या खर्चा करिएगा, कब खर्चा करिएगा, उसको माइग्रेंट लेबर पे क्यों नहीं खर्चा कर रहे हैं? इन सब बातों का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? बस मैं इस समय फिस्कल स्टिमुलस और बाकी इंडस्ट्री और सेक्टर की तो बात ही नहीं कर रही हूं। इस समय मैं सिर्फ और सिर्फ श्रमिकों की बात कर रही हूं, क्योंकि ये हमारे समय की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी, सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी जिसको कहते हैं वो है। तो मेरी इस सरकार से, अपनी पार्टी के माध्यम से, आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से गुजारिश है कि अपनी अवहेलना जो आप इन श्रमिकों के प्रति करते आ रहे हैं उसका त्याग करिए।
इनके प्रति अपने कर्तव्य को उजागर होने दीजिए। हमें अपना कर्तव्य निभाने में अवरोध मत डालिए, रोड़े मत अटकाइए, हमें इनके लिए काम करने दीजिए और इन श्रमिकों को इनका हक दिलाने दीजिए। इन श्रमिकों को उसी तरह, उसी सम्मान, उसी प्रोटेक्शन, उसी एहतियात से घर जाने दीजिए जिस एहतियात और प्रोटेक्शन से आप दूर दराज में फंसे लोगों को हवाई जहाज की सहायता से वापस लाए थे। आपने वो सही किया था, अब फिर से अपने फर्ज को अदा करिए। इन श्रमिकों की हाय मत लीजिए, क्योंकि सड़क पर हजारों किलोमीटर चलता हुआ श्रमिक जब गांव पहुंचता है तो उसके दर्द, उसकी त्रासदी, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा की शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरी सरकार से ये गुजारिश है। आई विल इन वेरी शॉर्ट and in very brief take the main points in English. What is happening to our migrant labor is perhaps the greatest human tragedy unfolding in our times. It's almost 50 days into the lockdown. They were first forced to stay in places where they had gone to work, and then they lost their jobs. They had no wages. They had to depend even on others for food. They were denied the right to return home. 36 days into the lockdown, they were finally allowed to return home. But things are not functioning well. There are not enough trains. NOCs and permits are not being easily issued. A lot of online sites are not working as far as state governments are concerned. Coordination numbers are switched off. We have woken up to very, very telling visuals, extremely telling, extremely painful visuals of pregnant women, little children, elderly being carried physically by migrant labor. This is not the country that we can be proud of. We cannot turn a blind eye when people are working from Bihar to Bengal, when in Surat you see a BJP corporator coax money out of migrant labor, when people are killed because they are forced to sit in Hyderabad yesterday, because they are forced to take shelter on a truck carrying mangoes. How can we as a civil society turn a blind eye to that? My only request to the government is to stop blocking the Congress party's efforts to help these workers, because that is exactly what you're doing. We have pledged to help and foot the bill for every needy migrant worker. Please allow us to do that. Do not add hurdles in that. And also, please invest in these people. They are the builders of our economy. They are the people who have worked and toiled very hard to work for our economy. Please invest in them. Use the PM Cares Fund, because none of us are being able to understand what is that money being used for, why have you collected that money, and when will you use it? If not for these migrant workers, who will you use it for? And last but not the least, I will only want to say, in the 21st century of India, we cannot live in a country where terms of engagement, where rules and regulations, where even economic and fiscal help varies so much in this country for the rich and for the poor. Let us treat our poor, let us treat our migrant workers with the dignity, care, protection that they deserve. Thank you very much. Happy to take questions. Thank you, Supriya ji. Siddharth has requested his question. Siddharth, please come in. सिद्धार्थ, क्या सुन सकते हैं? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ, पूछिए। मैम, मेरा आपसे एक सवाल, दो सवाल हैं। पहला सवाल जो आपके सुओमोटो से है, अब तक कांग्रेस पार्टी ने कितनी ट्रेनें हैं जिनका किराया या जितने लोग हैं, नंबर्स बता पाए आप, जिन लोगों का किराया कांग्रेस पार्टी ने भरा है, और ये कि किन किन राज्यों की सरकारें जो हैं वहां से कॉर्पोरेशन आप लोगों को नहीं मिल रहा है? क्या सिर्फ ये बीजेपी शासित राज्यों तक ही सीमित है, या और राज्य भी ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की आपकी इकाइयों को ये दिक्कत आ रही है? और दूसरा और आखिरी सवाल मेरा ये है कि कल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं, तो क्या आप लोग उससे पहले सारे जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री मिलकर कोई रणनीति बनाएंगे? क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, आप जानती हैं कि अपोजिशन जो है कांग्रेस पार्टी तो कर रही है, आप सामने सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं, आप आके आ रहे हैं श्रमिकों के लिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिलकर कहीं सामने नहीं दिखाई दे। ऐसा है सिद्धार्थ जी, आपके सवाल का स्वागत है, लेकिन मैं तो ये आशा कर रही थी कि इस समय ऑपोजिशन और सरकार का मतलब ही नहीं होगा। इस समय हम सब एक साथ खड़े होकर इस त्रासदी का, इस आपदा का सामना करेंगे।
तो ये तो दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि आज भी इस पर राजनीति खेली जा रही है। आज भी भाजपा शासित प्रदेश अलग बात कह रहे हैं और गैर भाजपा शासित प्रदेश अपनी दिक्कतें अलग तरीके से बता रहे हैं। लेकिन अगर आप उनसे अलग से बात करिए भाजपा शासित प्रदेशों से, तो उनकी भी वही दिक्कतें हैं। उनके पास भी फंड्स की प्रॉब्लम है, उनको भी लगता है विकेंद्रित करने की जरूरत है, उनको भी लगता है कि जो पूरी अप्रोच है वो बहुत सेंट्रलाइज्ड है, बहुत केंद्रीकरण किया गया है उसका, और ये सारे राज्यों को लगता है। तो जहां तक रणनीति की बात है, हमारी तो ये आशा है कि इस तरह की रणनीति बनानी ही ना पड़े। हमारी आशा है कि इस लड़ाई में हम सब प्रहरी हैं, लेकिन अग्रिम प्रहरी राज्य हैं, और राज्यों को क्षमता देनी चाहिए, उनको ज्यादा शक्ति देनी चाहिए, ज्यादा संसाधन देने चाहिए इस लड़ाई से, क्योंकि ये लड़ाई दो स्तरों पे लड़ी जाएगी। एक होगा जो नेशनल मैनेजमेंट सरकार को, केंद्र सरकार को करना चाहिए, और ये बात बार बार राहुल जी ने भी कही है और बिल्कुल सही कही, और एक लेवल पर लड़ी जाएगी जो विकेंद्रित लड़ाई होगी, जो कि राज्य सरकारें लड़ेंगी, जो डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन होगा इस लड़ाई का। क्योंकि आफ्टर ऑल कौन से जोन्स किस तरह के हैं, कहां पर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, कहां पर घट रहे हैं, पीपीई खरीदना, राशन पहुंचाना, टेस्टिंग किट्स खरीदना, ये सब राज्य सरकारों के जिम्मे है। तो कहीं ना कहीं रणनीति तो ये होनी चाहिए कि हम सबको किस तरह से मिलकर इस लड़ाई का सामना करना, और मुझे लगता है कि उसी स्पिरिट में हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपका पहला सवाल जो था कि कितने नंबरों को हम, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग आपको प्रेस रिलीज के वक्त जरूर नंबर्स दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हूँ और वहां पर प्रियंका जी ने की देखरेख में काफी कुछ हुआ है। अभी तक हमने वहां पर 7 ट्रेनों का पूरा पैसा दिया है और 47 लाख लोगों को राशन और खाना पहुंचाया। और ये कहानी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में कांग्रेस की विभिन्न इकाइयों ने, विभिन्न फ्रंटर्स ने, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन हो, महिला कांग्रेस हो या मेन कांग्रेस बॉडी हो, हमने ये करने का प्रयास किया है। इसमें जैसा कि राहुल जी ने कहा, मुझे लगता है, मुझे इस बात का बड़ा फक्र है, इसमें हम कांग्रेसी और भाजपाई ना होकर अगर भारतीय बनकर देखें तो जरूरी होगा। और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि हाँ कुछ स्टेट्स हैं, और उससे ज्यादा रेल मंत्रालय हमारे लिए रोड़े डाल रहा है लोगों को पैसा पहुंचाने में। तो जहां पर दिक्कत होगी, हमारा रिजॉल्व, हमारा जो संकल्प है वो बहुत मजबूत है। तो अगर वो हमें चीफ सेक्रेटरी को पैसा नहीं देने देंगे या नोडल ऑफिसर को नहीं देने देंगे, हम लोगों को जो ट्रेन से आए उनको डायरेक्ट पैसा पहुंचाएंगे। और हमने 2 जिलों में किया है उत्तर प्रदेश के ये काम। तो अगर उनको लगता है कि अवरोध डालकर और रोड़े डालकर वो हमारे संकल्प को मजबूत होने से रोक पाएंगे, तो उनको गलत लगता है, क्योंकि हमारा संकल्प है कि हर भारतीय की मदद हो और वो हम करके रहेंगे। प्रणब जी आप म्यूट पर हैं। हाँ, इसी सो मोटो से मेरा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन का अभी आपने जवाब दिया ना मैडम, आई जस्ट वांट टू नो, ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि वी विल बेयर 85%, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट विल बेयर 15% ऑफ द टिकट। तो क्या ये ऐलान झूठा था? आप जो कह रहे हैं कि आप यू आर ऑफरिंग द टिकट्स मनी टू द माइग्रेंट वर्कर्स, यू गॉट माय पॉइंट? ये ऐलान झूठा ही नहीं, हास्यास्पद भी था। और इसलिए था क्योंकि जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं कि किस तरह से रेलवे फंक्शन करती है, वो ये सुनकर हतप्रभ थे कि सरकार ऐसे बेवकूफी के और ऐसे झूठे बयान दे ही क्यों रही है। सरकार मजदूरों से पैसे चार्ज कर रही थी, ये हम नहीं कह रहे, ये मजदूर खुद अपनी आप बीती सुना रहे हैं। तमामों मजदूरों ने टीवी चैनलों पे, आप लोगों के अखबारों में तमामों बयान दिए हैं कि 700 रुपए लिए गए, 650 रुपए लिए गए, और तो और 50 रुपए अधिक लिए गए। स्लीपर क्लास के और फास्ट ट्रेन के 50 रुपए अधिक लिए गए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मजदूर कह रहे हैं। और कौन सा 85 और 15% किया जा रहा था, क्योंकि जब मजदूर खुद कह रहा है कि मैंने पूरा पैसा दिया है और बिना डर के वो ये बात कह रहा है, तो ये कहना कि हम 85 और 15% दे रहे हैं सिर्फ मुंह छुपाने की बात थी। ये कहा भी तब गया जब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ऐलान किया कि हमारी इकाइयां इसका बिल अदा करेंगी। तो मुझे लगता है इस डिबेट को तो शायद भाजपा ने भी समाप्त कर दिया है, तो ये समाप्त करना जरूरी है। कोई रेलवे इसका पैसा अदा नहीं कर रही है, कोई 85-15% नहीं किया जा रहा है। जो बात कुछ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स और प्रवक्ता कह रहे थे, उससे तो उनके नेता भी वाकिफ नहीं थे, उससे तो उनके नेता भी अग्री नहीं करते थे। धन्यवाद सुप्रिया जी।
अगला सवाल कोमल जी पूछना चाहती हैं। कोमल पूछे सवाल। जी नमस्कार मैम, कैसी हैं? थैंक यू कोमल जी, मैं आशा करती हूँ आप ठीक है। हैप्पी मदर्स डे सबसे पहले तो। आप सबको भी बहुत बहुत मातृ दिवस की शुभकामनाएं। वी आर नथिंग विदाउट आवर मदर्स। थैंक यू। एंड मैम मेरा 2 सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि थोड़ा हटके है वो सवाल। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने रिपोर्ट पब्लिश की थी, एक नेशनल गाइडलाइंस था कि पुलिस फोर्स के लिए के फेक न्यूज के ऊपर, जिसका एक ही उद्देश्य था पुलिस को बताना कि किस तरीके से असली न्यूज को पहचाने और उस न्यूज के को सही तरीके से उसका जांच किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। क्योंकि हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि तबलीगी के बारे में किस तरीके से उसको विलेन बनाया गया था उस रिपोर्ट को, और सरकार ने उसे घंटों के अंदर वापस ले लिया था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपका इसके ऊपर क्या राय है? मैं चाह तो रही थी कि पहले मैं सिर्फ माइग्रेंट लेबर पे क्वेश्चंस ले लूं और उसके बाद इस पर लूं, पर आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया तो सवाल जरूर आपका इसका जवाब दूंगी। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपका बिल्कुल सही है कहना कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ये रिपोर्ट थी और ये पब्लिक करी गई थी और इसमें प्रयास था ये समझाने का कि कैसे झूठी खबरों से, कैसे फेक न्यूज से बचा जाए और उससे कैसे निपटा जाए। ये इसका बेसिक उद्देश्य था और उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए थे फेक न्यूज के और उसके चलते कितनी दिक्कतें सामने आई। और उन्हीं उदाहरणों में एक उदाहरण ये भी था कि कैसे तबलीगी जमात के बारे में फेक न्यूज या अनुचित खबरें, गलत खबरें फैलाई गई और एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट किया गया, एक पर्टिकुलर कौम के खिलाफ एक इस त्रासदी और इस आपदा के वक्त भी एक सांप्रदायिक रंग दिया गया इस बीमारी को भी। और ये बिल्कुल सही कदम था उस रिपोर्ट में। और क्योंकि शायद, और मैं राजनीति के बिना बोल रही हूं, उससे विभाजन की कार्य हो रहा था, उससे विषाक्त फैलाया जा रहा था, तो शायद सरकार को लगा कि ये तो अनुचित हो गया है और आनन फानन में वो रिपोर्ट विथड्रॉ कर ली गई। और उस रिपोर्ट के विड्रॉल के लिए ना कोई रीजन दिया गया है कि क्यों विड्रॉ करी गई है या क्या है। मेरा तो अपना मानना है क्योंकि उससे राजनीतिक लाभ नहीं हो रहा था और राजनीतिक नुकसान हो रहा था, असलियत सामने आ रही थी, इसलिए आनन फानन में विड्रॉ करी गई। हमारी मांग है कि वो रिपोर्ट पब्लिक करी जाए और उसी रूप में पब्लिक करी जाए जैसे वो पहले थी, क्योंकि उसमें बिल्कुल सही उदाहरण थे और उसमें से एक उदाहरण ये भी था कि कैसे एक पर्टिकुलर कौम के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई गई फेक न्यूज के माध्यम से। Can you briefly say in English? Can you briefly repeat in English? Sure. I think it's a very important question that has been raised. The Bureau of Police Research and Development under the Ministry of Home Affairs did release a report sometime back, and this report was to bust the fake news racket, and it was also meant to tell the administration and enforcement agencies how to deal with fake news, how to crack down upon fake news. And it had various examples of the kinds of fake news that were circulated. And one such example was how numerous erroneous wrong stories were circulated about Tablighi Jamaat as well. And in course of that, we have all seen how a particular community has been targeted, have been made to be villainous, even at a time of a crisis like this, even at a time when we are fighting a pandemic like Corona, when infections have reached 60,000, when we've lost 2,000 people, there was a communal color being given even to that extent. So it goes beyond my mortal understanding that why did the government suddenly decide to withdraw that report? Within hours, that report was withdrawn. And my own understanding is because it was being counterproductive to their political purposes. It was being counterproductive to the divisive politics that they play, and which is why this report was perhaps withdrawn in a jiffy. I demand that the report be made public in its original form, because the original form very categorically had stated the Tablighi Jamaat as an example where fake news was spread to malign a section of our population. Thank you, Supriya ji. Niyamika wants to ask a question. Niyamika, please come in. Ma'am, this is Niyamika from ETV Bharat. Am I audible? Yes, Yeah, go ahead. Go ahead, Niyamika. Okay, ma'am, recently ICMR has dissolved a
key committee which was tasked with developing a vaccine research protocol, being a part of the National COVID-19 Task Force. So, what Congress wants to say about it, ma'am? I mean, I don't want to politicize the matter, but I certainly was quite shocked to read that this ICMR, committee was dissolved, because at a time when your infections are rising and at a time when you are almost sitting at 60,000 infections and 2,000 deaths, this ICMR committee was supposed to work on a vaccine. What suddenly happened? It almost seems there was a discoordination between the health ministry, the home ministry, and the government. I think we deserve to know that why has it been dissolved? And did they fail in their duty? Could they not come up with a solution? What was the reason? I think the government of India owes this explanation to the people. I will also repeat this answer in Hindi because this is an important question. ICMR की एक कमिटी थी अभी और उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, और हमारा ये सवाल है कि एकदम से आनन फानन में उसको क्यों डिसॉल्व किया है? आखिर क्या ऐसी दिक्कत थी जिसके चलते उसको डिसॉल्व किया गया है? और वो वैक्सीन के लिए कमिटी और टास्क फोर्स सेटअप किया गया था, उसको डिसॉल्व करने में क्या सरकार ये बोल रही है कि वो अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाए? क्या वो फेल हो गए? क्या कारण था जिसको डिसॉल्व कर दिया गया? क्योंकि आज 2000 मौतें हो चुकी हैं, 60,000 इन्फेक्शन का काउंट है हमारा, तो जरूरी है समझना कि आखिर हुआ क्या, क्यों, किस वजह से ये डिसॉल्व करी गई कमेटी। जी, अगला रिक्वेस्ट बताएं, और सवाल जो है वो सामने आए। रमन, हाँ जी रमन जी, पूछे। सुप्रिया जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अचानक सरकार की तरफ से हेल्थ मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी प्रक्रिया में बदलाव किया है कि जो भी कोविड-19 के मरीज हैं और अगर उन्हें फीवर नहीं हुआ है अंतिम समय में, तो बिना उनका टेस्ट किए हुए उनको अस्पताल से जाने की अनुमति दी जाती है। इससे पहले जो प्रक्रिया थी कि उनका 2 बार टेस्ट किया जाता था और टेस्ट में अगर नेगेटिव पाया गया तभी वो जा पाते थे। आपको क्या लगता है कि बड़ी तादाद में जो कोविड-19 पॉजिटिव के केस आ रहे हैं, उससे बचने के लिए सरकार ने तो फैसला नहीं किया है? मैं देखिए इतनी त्रासदी और आपदा के टाइम कोई संशय वाली बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर उठता है। 2 लेवल पर आपका सवाल है कि अगर ये प्रक्रिया चेंज करी गई है तो क्या हम ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं कि हम उनको टेस्ट बिना किए भेजे दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हो सकता है संक्रमण अभी भी हो, और क्या संक्रमण फैलने के और चांसेस हो सकते हैं अगर उस प्रक्रिया के चलते गए हैं। और दूसरा, जो काफी लोगों ने इस बारे में बोला है और हम भी इस मंच के माध्यम से ये सवाल उठाना चाहते हैं कि रोज केसेस बढ़ रहे हैं, जो नए केसेस आ रहे हैं। आज जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी पहले लॉकडाउन की, उस दिन 525 केस से आज हम 60,000 केसेस के पास हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इस तरह की जर्नी हुई है तो क्या एक आर्टिफिशियल तरीके से संक्रमण की संख्या को कम करने का काम किया जा रहा है? अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये दिक्कत तलब ही नहीं है, ये बहुत बड़ा ये बहुत डेंजरस भी है, ये बहुत भयावह भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बिना प्रॉपर टेस्ट किए लोगों को रिलीज कर रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल से जाने दे रहे हैं पेशेंट्स को, तो शायद संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। तो आर्टिफिशियली अगर सप्रेस करने की कोई भी कोशिश की जा रही है तो हम उसके खिलाफ बहुत कड़े शब्दों में कहना चाहेंगे। We have to be true to figures, we have to be true to data, we cannot artificially suppress any numbers. It is important that we retest people who have been tested positive and not let them go unless we are completely satisfied, and that change in criteria is an important one and should be relooked. I have a question, सुप्रिया जी, जी। and TV9 से एक सवाल भेजा गया है। उनका सवाल है कि मौलाना साद से संबंधित सवाल है कि उनको कई दिनों से ये दिखाया जा रहा है कि वो गायब हैं और टेलीविजन शोज होते हैं और ये पूछा जाता है कि आखिर कब सरकार उन्हें गिरफ्तार करेगी। TV9 के एक रिपोर्टर ने मौलाना साद से बात की, उन्हें ढूंढ निकाला है और उनका इंटरव्यू किया है, और तो इससे संबंधित सवाल है कि पुलिस उनको ढूंढने में असफल है पर रिपोर्टर्स जो है उन तक पहुंच जाते हैं। व्हाट इज योर कमेंट? मेरा कमेंट वही है कि जो BPRD की रिपोर्ट आई, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और जिस आनन फानन में उसको हटाया गया, कहीं उसके पीछे का कारण और मौलाना साद को ना ढूंढ पाने का कारण एक ही लगता है
कि विभाजनकारी राजनीति चलती रहे। इस समय भी सांप्रदायिक ताकतों से जब देश को बिल्कुल बरी हो जाना चाहिए था, हम इस बीमारी के साथ साथ आर्थिक समस्या संकट के साथ साथ इन सांप्रदायिक ताकतों से भी हमें लड़ना पड़ रहा है। ये त्रासदी है हमारे वक्त की। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि शायद सरकार को और सरकार की एजेंसियों को और सरकार में बैठे लोगों को अपनी सारी ताकत, अपनी सारी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से इस समय उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो इस त्रासदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जो कि हमारे माइग्रेंट लेबर। और मैं वापस उस मुद्दे पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने देखने को आ रही हैं, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। कई बार आपके सामने खाना रखा होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, कई बार आपके सामने खाना रखा होता है और आपको खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि सवेरे आपने अखबार में किन तरह की तस्वीरें देखी है, टीवी चैनलों पे किस तरह की त्रासदी देखी है। और मैं एक बार फिर से भारतीय मीडिया को सलाम करती हूँ कि आप उन स्टोरीज को ला रहे हैं, आप लोगों को याद दिला रहे हैं कि वो भी हमारे देश का हिस्सा है। तो जरूरी है कि सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए बेकार की और जो गैर जिम्मेदाराना चीजें हैं वो ना करे, विभाजनकारी राजनीति ना खेले, कोरोना से पूरी तरह से लड़े, टेस्टिंग करे और अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करे और श्रमिकों पर विशेष ध्यान दे। थैंक यू सुप्रिया जी। आई थिंक हमारे सवाल खत्म हो गए हैं। अब I have a question, Samya here. साम्या प्लीज गो अहेड। Yeah, ma'am, I wanted to ask you a question on over 100 signatories have come forward from Olympians, retired defense personnel and Padma awardees, and have written an open letter to the Pulitzer board objecting to the award given to the photojournalist from Jammu and Kashmir and the citation that came along with that award to say that it's going to be promoting terrorism and fake news due to the citation that came along with it, saying that it's a conflicted Kashmir for that matter. This is an open letter written by over 100 signatories to the Pulitzer. I think this question has been very ably answered by Rahul ji when he did a press conference 2 days back. I think in a country like ours, creativity is what should be appreciated. I think all other issues related to that are attempts to create controversy and should be put to rest. I don't think we should even, my own sense is that we should not give these issues more importance than they deserve. There are far more important, far more burning issues that we need to focus all our attention and energy on. A Pulitzer Prize here and there is least of our concerns. Our biggest concern is to rescue and protect people who are dying of starvation, who are dying of hunger, who are forced to walk thousands of kilometers away from their home, back to the safety of their homes. That's what we need to focus on. That's what we need to do. Thank you, ma'am. सिद्धार्थ, जरूरी सवाल है। हाँ सर, यही सवाल है मेरा कि प्रधानमंत्री कल मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, कांग्रेस का क्या ठीक है इसके ऊपर, क्या बात होनी चाहिए? बात तो होनी चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करें। बात एक तरफा नहीं हो सकती है। आप 4 प्रदेशों से कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर एक आदमी से बुलवाते हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा? सरकारों ने आपको लिख लिख कर तंग आ गई हैं कि हमें सहायता चाहिए, हमारे पास धनराशि नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमें दिक्कतें आ रही हैं। आपने उसके बारे में क्या किया? आप क्यों नहीं फंड बोरो करके, आपने जो बोरोइंग भी बढ़ाई है वो भी सिर्फ अपने डाइवेस्टमेंट और टैक्स शॉर्टफॉल के लिए बढ़ाई है। आप क्यों नहीं फंड बोरो करके राज्य सरकारों को देते हैं? राज्य सरकारों के पास, मैं बार बार कहती आई हूं, कांग्रेस का बार बार कहना है कि राज्य सरकारों के पास एक बहुत सीमित दायरा होता है। They have a very limited elbow room to borrow or to raise funds, and even when they borrow and they raise funds, it is at a very high cost. And experts, विशेषज्ञों ने बार बार कहा है कि वो एक डेट ट्रैप में, वो एक डेट डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ उनकी बातें सुने ही नहीं, सबसे पहले तो सबकी बातें सुने, उस पर कार्यान्वित करें। प्रधानमंत्री जी बातें सुनकर चुप क्यों बैठे? अभी भी जीएसटी के पेमेंट्स बाकी हैं, अभी भी कई सरकारों के पास पैसा नहीं है, अभी भी कई सरकारों के पास संसाधन नहीं है। कंट्रोवर्सी बनाई जाती है, जो जीएसटी के रेवेन्यूज है वो नहीं मिल रहे। राज्य सरकारों के पास आज रेवेन्यू के नाम पर कुछ नहीं बचा है। तो जो मीटिंग होगी, कांग्रेस अध्यक्षा ने, राहुल जी ने
पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, चिदम्बरम जी ने, इन सब लोगों ने मीटिंग करी थी हमारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ, और उसके बारे में आप सबको पता है, आप सबको ज्ञात है। जरूरी है कि इस स्टेज पर उन मीटिंग्स के बारे में, जरूरी है उस स्टेज पर उनकी उचित मांगों पर कार्य किया जाए, उसको पूरा किया जाए। Thank you. I think last question. Rima ji, you want to ask a question? What were the main obstacles to deliver your, you suppose Congress supposed to bear the expenses of travel expenses of migrant labor, but what exactly obstacles come to on the in front of? I think I'm losing Rima's audio, लेकिन मुझे सवाल समझ में आ गया है। One of the problems that we have encountered is that DMs have refused to take our checks in many states where we have gone to give money. They have refused to take our checks, and obviously they are under instruction from their political masters, from the political leaders of the state. And I think that has to stop. If you are not going to provide for them, you have no moral authority to stop us from providing for them. ना आप उनको पैसे दे रहे हैं रेल के, और आपकी कौन सी नैतिक जिम्मेदारी है, आप कितना अनैतिक काम कर रहे हैं कि आप हमें भी रोक रहे हैं कि हम भी उनको पैसे ना दे सके। बहुत डीएम ने हमारे चेक लेने से इनकार किया है। हम इसको एक बड़े मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि ये मुद्दे बड़े हैं, ये लोगों के जीवन, उनके जीवन यापन, इस त्रासदी का बड़ा रूप है ये मुद्दे, और हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे। धन्यवाद सुप्रिया जी। मुझे उम्मीद है सरकार हमारी बातों का संज्ञान लेगी और श्रमिकों की जो परेशानियां हैं उसको कम करने की कोशिश करेगी। आप सभी का हमारे साथ इस ब्रीफिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सुप्रिया जी। थैंक यू ऑल। Thank you. आप सब लोग सकुशल और स्वस्थ रहिए। Thank you. थैंक यू। सबको नमस्कार। दिल्ली में कल रात को 12 बजे तक 6,923 टोटल कोरोना के केस पाए गए हैं। इसमें से 2,069 केस ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी तक टोटल 73 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, और इस वक्त 4,781 लोग अभी भी कोरोना का इलाज उनका चल रहा है। तो 6,923 में से 4,781 लोगों का इलाज चल रहा है और 2,069 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। हमने इसको जब एनालाइज किया तो देखा कि 82% लोग जिनकी डेथ हुई है उनमें 82% लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के थे। तो देखने में ये आ रहा है कि बुजुर्गों की मौत ज़्यादा हो रही है। मैंने पहले भी कहा था और सभी सरकारें भी बार बार बोल रही है कि हमें अपने बुजुर्गों का ख़ास तौर से ख्याल रखना है, सभी बुजुर्गों को भी अपना ख्याल रखना है। घर से बाहर घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ बार बार धोएं और जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं लें। आपकी जान हम सब लोगों के लिए बहुत कीमती है। सभी बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है। ये जो 6,923 केस पॉजिटिव हुए हैं, इनमें केवल 1,300 केस इस टाइम अस्पतालों के अंदर हैं। 1,476 केस केवल अभी अस्पतालों के अंदर हैं। लगभग मोटे मोटे तौर पे 7,000 केस मान लेते हैं पॉजिटिव हुए। 7,000 में से 1,500 के करीब केस जो हैं वो अस्पतालों के अंदर हैं। बाकी सारे केसेस या तो माइल्ड सिम्टम्स हैं और या एसिम्टोमेटिक हैं। और ये 1,500 केस जो अस्पतालों में हैं, इनमें भी 91 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं और 27 केस ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। इनफैक्ट जो सीरियस केस हैं, एक एक केस पे मैं रोज़ नज़र रखता हूँ, रोज़ उनका पता करता हूँ कि क्या उनको कैसे बचाया जाए। किसी को मरने नहीं देना, अपने को कोशिश ये करनी है कि सब लोग सही सलामत जिंदा ठीक होकर अपने घर लौटें।
तो हम ये देख रहे हैं कि अधिकतर केस जो है वो माइल्ड या एसिम्टोमेटिक है। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं। उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है, उनको अस्पतालों में आने की जरूरत नहीं है। उसका अब हम लोगों ने इंतजाम किया है। जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, जो लोग माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं, जिनको थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा खांसी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन सब लोगों के घर पे इलाज का हमने इंतजाम किया है। हमारी टीम उनके घर पे जाती है, उनके पूरे परिवार को बिठा के सब समझाती है कि आपको कैसे करना है। देख के आती है उनके घर पे पहले कि क्या उनके घर में एक अलग कमरा है, क्या उनके घर में एक अलग टॉयलेट है, क्या उनको अलग से घर के अंदर सोशल आइसोलेशन किया जा सकता है। अगर उनके घर में ये सुविधाएं हैं तो फिर उस मरीज को अपने घर में ही उसका इलाज करने की इजाज़त दी जाती है। इसमें इलाज तो है ही नहीं कोरोना में, तो वो अपने घर में ही आइसोलेट हो जाते हैं। डेली हमारी टीम की तरफ से उनको फ़ोन जाता है, लगातार उनके टच में रहते हैं, उनको फ़ोन नंबर दे दिया जाता है। अगर उनको किसी भी तरह की तकलीफ हो तो वो हमसे संपर्क में रह सकते हैं। जिन लोगों के घर में ऐसे होम क्वारंटाइन करने के लिए अलग से कमरा नहीं है, उन लोगों के लिए फिर हम लोगों ने कुछ कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, कोविड हेल्थ सेंटर बनाए हैं। वहाँ पे फिर उन लोगों को हम ले आते हैं, लेकिन और उन लोगों को वहाँ पे हम रखते हैं 13-14 दिन के लिए, जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाते। तो ऐसे कम लोग हैं जो कि सीरियस हैं और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि जिनकी डेथ हो रही है। एम्बुलेंसेस की थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे ये बताया गया था कि कुछ लोगों को फ़ोन करने के बाद एम्बुलेंस के लिए कुछ घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। कल हम लोगों ने आदेश निकाल के, सरकारी एम्बुलेंस तो थी हमारे पास, हमने कई सारी प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस भी सरकारी सेवा में रिक्विजिशन कर ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने अस्पतालों के लिए काम नहीं करेगी। जो एम्बुलेंस प्राइवेट में थी और जो एम्बुलेंस प्राइवेट अस्पतालों की थी वो वहाँ काम करती रहेंगी, लेकिन अगर उनको फ़ोन जाता है और कोई ड्यूटी सरकारी दी जाती है तो उनको वो सरकारी ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। ये आदेश निकाल दिए गए हैं। तो इससे मुझे उम्मीद है, अब कई एम्बुलेंस हो गई हैं, इससे मुझे उम्मीद है, कल काफ़ी सारी प्राइवेट एम्बुलेंसेस रिक्विजिशन की गई हैं दिल्ली के अंदर। इससे मुझे उम्मीद है कि एम्बुलेंस की दिक्कत अब ख़त्म हो जानी चाहिए। हमारे बहुत सारे ये जो कोविड की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, हमारे नर्सेज लड़ रहे हैं, पुलिस के लोग लड़ रहे हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स लड़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो लगे हुए हैं, हमारे बहुत सारे आंगनवाड़ी वाले, आशा वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं और वो अपनी एक तरह से मेहनत कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करें, और अभी तक कर भी रहे हैं हम लोग। दिल्ली सरकार उसके बारे में बहुत संवेदनशील है और समय समय पे जो भी हो सकता है हम करते हैं। कल हमने आदेश निकाला था कि हमारा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसको कोविड हॉस्पिटल हमने डिक्लेयर किया है, उसके साथ हम लोगों ने 2-3 5 स्टार होटल्स अटैच कर दिए हैं। एक तरह से वो होटल्स भी अस्पताल का हिस्सा बन गए हैं। अस्पताल ने अपनी फैसिलिटीज़ उधर कर दी है। तो अगर कोई भी कोविड वॉरियर, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई टीचर, कोई सिविल डिफेंस वॉलंटियर, इस किस्म के हमारे लोग, अगर कोई भी कोविड वॉरियर बीमार पड़ता है, कोविड हो जाता है उसको, तो उसका इलाज करने के लिए हमने अच्छी व्यवस्था करने के लिए 5 स्टार होटल्स में उसकी व्यवस्था की है। बताइए क्या गलत किया? मुझे तो लगता है कि हमें करना चाहिए, उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करना चाहिए। वो रात दिन 24 घंटे हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान दांव पे लगा के कर रहे हैं। उनको कोविड हो सकता है, अगर उनको कोविड हो जाए तो उनको ठीक करने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना, फिर पूरे समाज की है, पूरे देश की है। मुझे कल बहुत दुख हुआ जब हमने ये ऑर्डर पास किया तो विपक्ष के लोगों ने इस ऑर्डर का खूब मजाक उड़ाया, इसकी खूब क्रिटिसिज्म किया कि इन लोगों को स्पेशल सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी कोविड से हमारी रक्षा करने वाले कोविड वॉरियर्स को स्पेशल सुविधाएं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या तकलीफ है अगर 1, 2, 3, 5, 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए इन लोगों को बचाने के लिए? इसमें क्या गलत है?
अगर हम 1 करोड़ रुपए कोविड से अगर किसी भी कोरोना वॉरियर की डेथ होती है और अगर हम उसको 1 करोड़ रुपए दे दें, उसके परिवार को, उसको सम्मान राशि उसके परिवार को मरणोपरांत देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अभी एक पुलिसमैन थे हमारे, अमित राणा जी, कुछ दिन पहले कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई। कोरोना से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई। हमारी रक्षा कर रहे थे। उनके परिवार के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का ऐलान किया। इसमें विपक्ष को क्यों तकलीफ है? मेरा सबसे यही निवेदन है कि ये टाइम राजनीति करने का नहीं है। ये टाइम सबको मिलके कोरोना से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, ये समय ये सोचने का है। मेरी सबसे निवेदन है कि राजनीतिक बयानबाजी ना करें, एक दूसरे की मदद करें, सरकारों की मदद करें, समाज की मदद करें और एक दूसरे का साथ दें। मैं देख रहा हूं कि अभी भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, इधर उधर देखता हूं कि प्रवासी मजदूर अभी भी सड़कों के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उनकी हालत देखते हैं, उनके मैं इंटरव्यूज़ पढ़ता हूँ, उनके बयान पढ़ता हूँ, कई दिनों तक चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, घर से जो रोटियां लेके चले थे वो रोटियां ख़त्म हो गई हैं, रास्ते में कोई मदद करने वाला नहीं है। कई लोगों ने अपने कंधे के ऊपर अपने बच्चों को बिठाया होता है। एक आदमी देखा जो अपनी बूढ़ी माँ को अपने गोद में लेके पता नहीं कितने किलोमीटर चल चुका था। बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लगता है जैसे पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया। ऐसे लगता है कि हम सारी सरकारें जैसे फेल हो गई हैं। मेरी सब लोगों से निवेदन है, दिल्ली के रहने वाले सब लोगों से निवेदन है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग दिल्ली में दूसरे राज्यों के ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और जो जाना चाहते हैं, हम उनका इंतज़ाम कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके खाने और रहने का इंतज़ाम किया हुआ था। मेरी आपसे निवेदन है, पहला निवेदन तो यह, दिल्ली छोड़ के मत जाइए। बहुत जल्दी ये लॉकडाउन अंतहीन तो होगा नहीं, कभी ना कभी तो खुलेगा, जल्दी खुलेगा। सबको नौकरियां भी मिलेंगी, आपको भी नौकरी मिलेगी, सबको काम मिलेगा, सबको मजदूरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई फंसे हुए हैं और जाना ही चाहते हैं, हम आपके लिए ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। एक ट्रेन मध्य प्रदेश जा चुकी है, एक ट्रेन हमने बिहार भेजी, अभी और ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं, दूसरे राज्यों की सरकारों से भी बात कर रहे हैं। थोड़े दिन इंतजाम कीजिए, लेकिन घर से ऐसे पैदल मत निकलिए, ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है। कुछ लोगों की ट्रेन से कुचल के मौत हो गई, कुछ लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। और इतने दिन पैदल चलना बिना खाए पिए, ये भी सही नहीं है। हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, प्लीज़ आप इस तरह से मत निकलिए। हम आपके लिए इंतजाम कर रहे हैं, हम हैं आपका ख्याल रखने के लिए, विश्वास कीजिए। धन्यवाद। झूठ बोलो, सच्चाई छुपाओ, दीवार बनाओ, गरीबी छुपाओ, टेस्टिंग घटाओ, बीमारी छुपाओ। दिस इज द गुजरात मॉडल. But one thing PM Modi should understand: walls can't hide poverty, and underreporting can't stop coronavirus. Gujarat is emerging as the biggest coronavirus hotspot in the country as we fight this pandemic. Gujarat emerged as the second worst affected state, with 380 fresh cases recorded in the last 24 hours. Ahmedabad has become the COVID-19 hotspot of Gujarat. Coronavirus cases are rising in Gujarat at one of the fastest rates in the country. In the last 7 days, COVID-19 growth rate in Gujarat has been 7%. Gujarat recorded 162 deaths till April 27th. 9 days later, on May 6th, the coronavirus death toll in Gujarat rose to 396. The number of COVID-19 positive cases in Gujarat was 3,548. 9 days later, on May 6th, the number of people having contracted novel coronavirus stood at 6,625. Between the transition from Lockdown 2.0 to Lockdown 3.0, Gujarat has seen an increase of 87% in number of cases and 144% increase in the number of deaths. Gujarat has recorded one of the highest death rates at 5.97% and the lowest recovery rate at 22.64%. The national average being 28.97%. In spite of the growing numbers,
increasing death rate and slowing recovery rate. The Gujarat government is simply not testing enough. Tests per million: Gujarat 1383.2, Maharashtra 1450.8, Rajasthan 1652.2. All of this begs the question, if the situation in Gujarat is so bad, why has the central government not sent a COVID-19 monitoring team to assess the situation in the state? Why are the teams only being sent to non-BJP ruled states? It seems not even a global pandemic will stop the BJP from resorting to its old tricks of petty politics. है कि कोरोना की लड़ाई ये तो लगातार जारी है। आज अगर ताज़ा आंकड़ों की मैं बात करूं तो हरियाणा में इस समय कुल 653 लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं, अर्थात पॉजिटिव टेस्ट केस आए हैं, जिसमें से 280 लोग रिकवर हो गए हैं। 365 लोग अभी भी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। ये आंकड़ा हमें अपने आप में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन फिर भी संतोष की बात यह है कि हरियाणा के सब तरफ, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ स्थिति काफ़ी खराब है। चंडीगढ़ में भी एक जिले के बराबर क्षेत्र होने के बाद 125 संख्या से ऊपर हो गई है। हमको इन सब प्रदेशों से सावधान रहना है। हमने इसके लिए अपने जितने बॉर्डर्स हैं उन सबको सख्त किया है, सील किया है। बहुत आवश्यक व्यक्तियों को ही आने जाने के पास दिए जाते हैं। ये लड़ाई हमारी निरंतर कोरोना के विरुद्ध जारी है। इसमें हमने पूरे सख्त स्टेप भी उठाए हुए हैं, लेकिन जहां एक और कोरोना की लड़ाई लगातार चल रही है, वहीं लॉकडाउन फेज 3 में हमें अपनी आर्थिक गतिविधियां, अपनी औद्योगिक गतिविधियां, इसको भी ठीक करना ये आवश्यक है। गृह मंत्रालय की सूचनाओं के हिसाब से हम उसमें कुछ ढील दे रहे हैं। वो ढील रेड जोन में थोड़ा कम है, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ढील कुछ ज़्यादा दी गई है। उस ढील के आधार पर बहुत से उद्योग शुरू हो चुके हैं और उन उद्योगों में अब काम शुरू हो गया है। अब ये बात हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमको बहुत सावधानी पूर्वक चलना पड़ रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कभी कभी ट्रैफिक में चलते हुए हम जब देखते हैं कि रेड लाइट आई है तो हम थोड़ा रुकते हैं और रुक करके देख करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसा ग्रीन लाइट होने पर आगे बढ़ते हैं, लिखा होता है रुको, देखो और आगे बढ़ो, उसी प्रकार से हम इस सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सावधानी पूरी रखनी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो हम सावधानी नहीं हटाएंगे, बल्कि अपने सब काम ठीक से आगे बढ़ाते हुए अपनी आर्थिक गतिविधियों को चलाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमने एमएसएमई जो अपना उद्योग है उसकी ओर ध्यान दिया है। आज भी हरियाणा प्रदेश के 100 से ऊपर प्रतिनिधि जो ऐसी संस्थाओं के, एसोसिएशंस के पदाधिकारी थे, उनसे हमने बातचीत की और जो कठिनाइयाँ एमएसएमई की सामने आई उनको दूर करने का भी हमने आश्वासन दिया। कुछ चीज़ें हाथों हाथ ठीक की हैं। आखिर हमारा एमएसएमई उद्योग ऐसा है जो हमारी आर्थिक गतिविधियों का एकदम आधार है। अगर मैं इसको कहूँ
कि एमएसएमई भले ही इसको कहा जाता है कि ये मध्यम सूक्ष्म और छोटे जो हमारे उद्योग हैं उसका नाम है, जिसको एमएसएमई मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज ये एमएसएमई कहा जाता है। लेकिन इस एमएसएमई को मैं यदि ये कहूँ कि हमारा मेन स्ट्रक्चर फॉर मोबाइल इकोनॉमी, ये इस प्रकार की संज्ञा देना मुझे उचित लगता है। तो एमएसएमई को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत से हमारे मजदूर भाई वो भी काम में लगे हैं। हमें पिछले दिनों में जैसा जानकारी है कि हरियाणा से बहुत से मजदूरों का पलायन होना शुरू हुआ। जब से एमएसएमई को शुरू करने की हमने बात कही, तब से ये संख्या कम होने लगी और हमारा उद्योग शुरू होने लगा। लोगों ने पलायन करने की जो बात थी उसको कम करना शुरू किया है और अब इस समय श्रमिक और हमारा एमएसएमई का उद्योगपति ये मिल करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस समय तक लगभग 13 लाख कर्मचारी ये अपने काम में लग गए हैं। अभी 24 लाख कर्मचारी कुल हैं, आधे से अधिक हमने पार किया है और मुझे विश्वास है कि हमारे जो ये मजदूर बंधु हैं ये इसके अंदर रुकेंगे और आगे बढ़ने से अपने अपने गांव में जाने का जो इनका एक मन बना था उसमें से वो रुक जाएंगे और जाएंगे नहीं। फिर भी जो बंधु अपने अपने घरों को जाना चाहेंगे उन सबको हम भेज करके उनको भेजने की व्यवस्था भी हम करेंगे। हमने इसके लिए रेलगाड़ी से भेजने का भी प्रबंध किया है, बसों से भेजने का प्रबंध किया है। आने वाले 7 दिन में 100 ट्रेन से, चाहे वो बिहार के बंधु हों, चाहे मध्य प्रदेश के बंधु हों, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बंधु हों, जहाँ दूर दूर स्टेट के लेबर के लोग यहाँ आए हुए हैं और वो जाना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हमने किया है। लगभग 6 लाख लोगों ने जाने की बात कही है। हमने एक एक, जैसा किसान को कहा एक एक दाना खरीदेंगे, ऐसा मजदूर को कहा है कि हम एक एक मजदूर की चिंता करेंगे। अगर वो यहाँ रुकेगा उसकी व्यवस्था करेंगे और अगर यहाँ से जाना चाहेगा उसको अगले आने वाले 7 दिन में 10 दिन में सबको भेजने का प्रबंध करेंगे। किसी प्रकार की वो चिंता न करें। जब तक उनके घर जाने की बारी नहीं आती है हमारे रिलीफ कैंप्स में रुकें और हम उनको भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था समुचित हम प्रबंध करेंगे। इसलिए मैं अपने श्रमिकों बंधुओं से कहूँगा कि वो लोग इसकी चिंता न करें। एक चुनौती है, इस चुनौती को हम सब मिलकर के स्वीकार कर रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए किसी प्रकार की भी चिंता न करें। जरूरी बंदोबस्त ये हमने सब इसके किए हैं ताकि सरकार जो है उनको भेजने के लिए वाहन व्यवस्था, और वो भी फ्री जाने की व्यवस्था हमने की है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, इसकी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। मित्रों, हमारा ये उद्योग इसको कैसे फलते फूलते हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये एमएसएमई के बाद यदि मैं बड़े उद्योग की बात करता हूं तो बहुत बड़ा योगदान हरियाणा के विकास में मारुति सुजुकी का, होंडा, सैमसंग, एस्कॉर्ट्स ग्रुप, लखानी अरमान ग्रुप, जिंदल की स्टील इंडस्ट्री और लिबर्टी जैसी ऐसी कंपनियां हैं जो हरियाणा के विकास में बहुत बड़ा एक योगदान कर रही हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे सब जो उद्योग हैं, बड़े उद्योग, वो भी अपने मजदूरों को उनको साथ रख करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए ये सब काम करना शुरू करें ताकि हमारा जो पहिया है प्रगति का वो फिर से वो काम कर सके। हमारा जो करनाल और कुरुक्षेत्र का चावल उद्योग है, पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री है, जींद और पंचकुला की हैचरी इंडस्ट्री है, यमुनानगर प्लाईवुड इंडस्ट्री है, करनाल और बहादुरगढ़ का जूता उद्योग है, इनका भी अपना महत्व है। हरियाणा की ये सब शान है, इनको आगे बढ़ते हुए और हम सब लोग देखना चाहते हैं किसी प्रकार की कठिनाई सरकार की ओर से नहीं आएगी, बल्कि सरकार इसमें सहयोग करेगी, ये लोग आगे बढ़ें। कोरोना महामारी में हमको मालूम है कि पूरी इंडस्ट्री ये एक परेशानी बनी है, कमर टूटी है, बल्कि कई बार तो कई तो ऐसे उद्योग जो बंद हुए हैं उनका जो बना हुआ उत्पाद है वो नहीं बिका है, रॉ मटेरियल अब उनका मिलना बंद हुआ है, मजदूरों की भी उनको कठिनाई आई है। खास करके जो रेड जोन है और जिसमें कंटेनमेंट जोन है वहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ वो कुछ प्रतिबंध जो लगाए हुए हैं, उन प्रतिबंधों के हिसाब से जहाँ कहीं खुलने की स्थिति आएगी हम खुलवाएंगे, और जहाँ ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है वहाँ पर उद्योग को ये चलाएं। किसी प्रकार की कठिनाई इनको हम नहीं आने देंगे। इसको आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से
हर समस्या का हल कराना ये हमारा काम है। श्रमिकों की जो समस्या है उसके लिए एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो लोग आज से कुछ दिन पहले अपने अपने घरों को चले गए हैं, ऐसे सब लोग भी अब वापस आने की स्थिति में उनकी इच्छा हो रही है कि लोग वापस आना चाहते हैं। अभी मुझे समाचार मिला है कि लगभग 1,10,000 लोग जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उन्होंने भी वापस आने की अपनी बुकिंग कराई है। हमारे ऐप के ऊपर उन्होंने अपलोड किया है कि हम वापस जाने के लिए तैयार हैं, और वो यहाँ आकर के हमारा उद्योग चाहे गुरुग्राम का है, फरीदाबाद का है, रेवाड़ी का है, यमुनानगर का है, उन उद्योगों में आकर के काम करने के लिए तैयार हैं। ये अच्छा संकेत है। इसके लिए हम लोग आगे उनको बढ़ाने के लिए और एक प्रकार वापस ला करके उनको काम में लगाने के लिए तैयार हैं। वहीं पर एक जो विषय महत्वपूर्ण है कि जैसे दुनिया भर में कोरोना फैला, चीन से ये कोरोना शुरू हुआ। चीन में जो लोग इन्वेस्टर थे किसी भी देश के, उन सब लोगों ने अपना मन बनाया है कि वो भी दूसरे देशों में जाकर अपना काम करें। हमारी जानकारी है कि लगभग 1,000 इन्वेस्टर ऐसा है जो चीन से इन्वेस्टमेंट को समाप्त करके दुनिया के दूसरे देशों में जाना चाहता है। इन लोगों के साथ हमारे संपर्क बने हुए हैं। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ जो निवेशकर्ता हैं उनसे बातचीत की है, और वो उन देशों में जैसे जापान है, अमेरिका है, कोरिया है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान, यहाँ के इन्वेस्टर सब चीन की बजाय और भारत में आना चाहते हैं। भारत में विभिन्न प्रदेशों में जाने की उनकी इच्छा हो सकती है, लेकिन हरियाणा में चूँकि हमने एक वातावरण अच्छा बनाया है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक वातावरण यह बना है जहाँ दुनिया के सब देश इसमें कंपटीशन कर रहे हैं, वहाँ हरियाणा भारत में भी कंपटीशन कर रहा है कि हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अपने देश में जो हमारा 2014 में 16वां स्थान था उसको हमने सुधारा है, ठीक किया है, और अब हम तीसरे स्थान पर पायदान पर आकर खड़े हुए हैं। हमने देश के अंदर अपना स्थान अच्छा बनाया है। इसलिए जितना भी दुनिया का इन्वेस्टर है या अपने देश का इन्वेस्टर है वो हरियाणा में आना चाहता है और हरियाणा में आकर के निवेश करना चाहता है। हमने उनके लिए अपनी सब रास्ते बनाए हुए हैं, जो कठिनाइयाँ उनको दूर करने के लिए हमने सारी बातें उनसे जो की हैं। 60 कंपनियों ने हरियाणा में अपनी जो रुचि दिखाई है उनके लिए हम लोग तैयार हैं। हमारी जो एजेंसियां हैं, इन्वेस्ट इंडिया, जेट्रो, कोटरा, USIBC, USIPS, USISPF, IGGC, एंटरप्राइज सिंगापुर इत्यादि, ये जो सब ऐसी एजेंसीज हैं जो उद्योग लगाने के लिए, हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम उनका स्वागत करेंगे। हरियाणा में हमने योजना बनाई है कि अभी तक जो उद्योग हमारा कुछ जिलों के अंदर सीमित है वो पूरे हरियाणा के अंदर फैले। पूरे हरियाणा में फैलने के लिए एक क्लस्टर योजना भी हमने बनाई है ताकि सभी 22 जिलों में कोई ना कोई उद्योग वहाँ जाए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए व्यक्ति वहाँ आए। हम सब प्रकार की सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़क की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था, जो योजनाएं आगे आवश्यकताएं होंगी उसका सब काम पूरा करेंगे। इन 22 जिलों के अंदर विशेष तौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, ये ज़िले ऐसे हैं जहां पहले से उद्योग अपना पर्याप्त मात्रा में पहले चलता है। शेष जिलों में जैसा मानो सिरसा, यहाँ हमारे कृषि खाद्यान्न की अच्छी उत्पाद होता है, तो वहाँ फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स, खाद्य और इस प्रकार के जो यूनिट्स हैं संस्करण के, और साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा और वस्त्र, इसके लिए हम योजनाएं बनाएंगे कि ये क्लस्टर वहाँ पर खड़ा हो। इसी प्रकार फतेहाबाद में फूड एंड एग्रो इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, जींद में एग्रो एंड फूड इंडस्ट्री अर्थात खाद्य आधारित जो कृषि आधारित खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए इंडस्ट्री, आयरन स्टील, हिसार में आयरन स्टील का पहले से अच्छा उद्योग है, उसी को बढ़ावा दिया जाएगा। भिवानी में खाद्य आधारित और टेक्सटाइल, क्योंकि भिवानी में टेक्सटाइल का पहले से उद्योग है, इसको और बढ़ावा दिया जाएगा। महेंद्रगढ़ में क्योंकि सरसों का वो क्षेत्र है, ऑयल मिल्स बहुत हैं, वहाँ ऑयल मिल्स को बढ़ाया जाएगा। ऑटो कंपोनेंट्स, इनको बढ़ाया जाएगा। रेवाड़ी में ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। नूह में रसायन और केमिकल, रसायन अर्थात फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स,
इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। यमुनानगर पहले से प्लाईवुड हमारी फैक्ट्री और साथ में स्टील की फैक्ट्रियाँ ये भी उपलब्ध हैं, इसी को बढ़ावा दिया जाएगा। अम्बाला में वैज्ञानिक उपकरण साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इसको बढ़ावा दिया जाएगा। पंचकुला ITS इसको हम लोग आगे लेकर के चलने की स्थिति में हम आएंगे। कुरुक्षेत्र पेपर मिल और एग्रो एंड फूड अर्थात कृषि आधारित खाद्य आधारित ये उद्योग लगाए जाएंगे। पानीपत में टेक्सटाइल पहले से चल रहा है, एग्रो एंड फूड इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार सोनीपत एग्रो फूड और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स इसके लिए कार्य किया जाएगा। झज्जर में फुटवियर खास करके बहादुरगढ़ में इसको और विस्तार दिया जाएगा। फरीदाबाद में ऑटो कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, एग्रो एंड फूड इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। रोहतक में इंजीनियरिंग यूनिट्स पहले से भी ये यूनिट्स काफ़ी हैं और इनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। गुरुग्राम ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, ITS, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग इसमें काम किया जाएगा। करनाल एग्रो एंड फूड, पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल इसके अंदर इसका उपयोग किया जाएगा। चरखी दादरी ऑयल मिल्स इस काम को किया जाएगा। अर्थात 22 के 22 जिलों में क्लस्टर अप्रोच के साथ हम लोग काम करेंगे ताकि हर जिले के अंदर जो काम करने वाला हमारा कार्यकर्ता है, व्यक्ति है, वर्कर है, मजदूर है, उनको सबको काम में लगाया जाएगा ताकि बेरोजगारी को हम लोग हटा सकें, दूर कर सकें। इन कामों के लिए हमें अपने वर्कर को, अपने हरियाणा के नागरिक को उस योग्य बनाने के लिए स्किलिंग का काम, स्किल डेवलपमेंट का काम इसको भी हम कराएंगे। और इसके लिए विशेष बात कि हरियाणा की एकमात्र स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी वो पलवल ज़िले में हमने यहाँ स्थापित की है। वहाँ हज़ारों लोगों को स्किलिंग का काम करा करके और विभिन्न प्रकार के उद्योगों में उनको काम मिले, जॉब मिले, इस काम प्रयत्न करेंगे। और साथ ही कुछ सेवाएं, सर्विसेज इसके लिए भी छोटे बड़े कोर्स वहाँ शुरू कराए जा रहे हैं ताकि वो लोग अपने रोज़गार के लिए आगे बढ़ सकें। इनको भी इसमें काम दिलाया जाएगा। हमने इन सारे कामों को शुरू करने के लिए बहुत सी रियायतें भी उद्योग को दी हैं। इसका भी कुछ वर्णन मैं करना चाहूँगा कि ये रियायतें पावर डिपार्टमेंट अर्थात बिजली की रियायतें, जिसके अंदर उद्योग को अभी कोरोना के कारण से, कुछ मंदी के कारण से उनका उद्योग बंद रहा है, तो उनकी मांग भी है, हमने इसकी घोषणा की है कि उद्योग के जो फिक्स्ड चार्जेस हैं, जो उनके लिए स्थायी जो खर्च है उसको कम करने के लिए ऐसे उद्योग जिनके बिल मार्च, अप्रैल और इसमें अब एक महीना आज से और जोड़ा जा रहा है वो मई, तो अब मार्च, अप्रैल और मई तीनों महीने में जिनका जनवरी और फरवरी के एवरेज बिल से आधा बिल आया है, आधे से कम आया है, ऐसे लोगों को जो इनका फिक्स चार्ज है उसमें 25% की एक वर्ष का छूट दी जाती है और बाकी 75% का जो खर्च है जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 बराबर किस्तों के अंदर इनसे लिया जाएगा ताकि इनके ऊपर अभी इस समय ये वजन न पड़े, इसका भी हम लोगों ने चिंता की है। साथ ही ऐसे सब उद्योग इनको प्रति वर्कर के हिसाब से 20,000 रुपया उनकी सैलरी को अच्छे से भुगतान करने के लिए बैंक से लोन दिलवाने के लिए बात की गई है। इस लोन का कोई कोलेटरल उनको नहीं देना है, कोई गारंटी नहीं देनी है। गारंटी की किसी प्रकार का कोई प्रावधान यदि आएगा उसकी चिंता प्रदेश सरकार करेगी, तो इसलिए इनको आसानी से 20,000 रुपये प्रति वर्कर का लोन और इसका 6 महीने तक का इंटरेस्ट, ब्याज ये हरियाणा सरकार अपनी ओर से देगी, जो लगभग 250 करोड़ रुपया इसका खर्च आने वाला है। ये हमने ऐसे सब उद्योगों के लिए ये सब किया है। कुछ लेबर लॉज इसके अंदर छूट देने की बात कही गई है, कुछ प्रदेशों ने छूट दी भी है। उल्लेख करना चाहूँगा कि जिन प्रदेशों ने अब जो छूट दी है, हमारे यहाँ बहुत से कानून जो अभी दूसरे प्रदेशों में लागू थे, हमने 2017 में ही उनमें सुधार कर लिया था। फिर भी बाकी सब प्रदेशों के लेबर लॉज को देखते हुए हमें भी अगर किसी लॉ में, किसी कानून में, किसी पॉलिसी में बदलाव करने की आवश्यकता होगी तो हम आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर
ये सारे लॉज इनको भी ठीक किया जाएगा। इसलिए न उसमें मजदूर को कोई कठिनाई हो, न उसमें किसी उद्योगपति को कठिनाई ना हो, तो इसलिए हम उस काम को भी आसानी से करेंगे। बिजली विभाग ने ही निर्णय लिया है कि जो उनके 2 महीने का एक एसीडी डिपॉजिट होता है, उस डिपॉजिट का जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट उपभोक्ता को मिलना ही चाहिए। इसलिए इस महीने में उनका जो ब्याज है उसको बिलों के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा, ताकि बिल भुगतान की जो उनकी कठिनाई है उसके अंदर उनको लाभ मिल सके। एग्रो इंडस्ट्रीज ऐसी जो 20 किलोवाट तक के जिनके कनेक्शन हैं, उनको अभी तक का जो चार्जेस हैं वो लगभग 7.5 रुपये 8 रुपये के हिसाब से दिया जाता रहा है। अब उनके चार्जेस 1 अप्रैल से 4 रुपये 75 पैसे की दर से लागू किए जाएंगे। ये हमारी बजट के समय की घोषणा है। हमने उसको लागू करने के लिए निर्देश देने की जो डायरेक्शन देने की बात कह दी है डिपार्टमेंट को कि वो 4 रुपये 75 पैसे का चार्जेस यही 1 अप्रैल के बाद के बिलों में वो लागू करेंगे। इसी प्रकार HSIDC जिन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के अंदर अपने प्लॉट लोगों को दिए हैं, आवंटित किए हुए हैं, इनके कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ इनके विवाद जो चल रहे हैं, इसके लिए अलग से एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी वो विवाद निपटें और स्मूथली वो लोग अपने काम को वो कर सकें। एक मांग जो आज ही उठी है कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं, क्योंकि अब मजदूरों को आना जाना, यातायात करना ये कठिनाई होगी, तो अपने स्थान पर उसी यानी उद्योग के परिसर में ही वो लोग रुकें, तो उनके लिए रहने के लिए क्वार्टर्स की व्यवस्था, इसकी अनुमति भी उनको दी जाएगी ताकि इन सीटू रह करके अपने उद्योग को ये लोग चला सकें। मित्रों, मुझे तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि जब भी कोई चुनौती आती है, उस चुनौती के समय ऐसा भी कई बार आभास होता है कि कुछ अवसर भी आते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। तो कोरोना की इस चुनौती को हमको एक अवसर के रूप में लेना चाहिए कि इस घड़ी में हमें जो नए नए आयाम सामने खुलेंगे, उन आयाम के लिए भी अपने आप को तैयार करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे अभी जो सामूहिक यातायात की व्यवस्था है, पब्लिक सेक्टर की जो व्हीकल्स हैं जो हम ट्रैवल करते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसकी बजाय अब लोग क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है, तो 2 व्हीलर्स या छोटी गाड़ियां इस पर चलना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। तो जब लाइफस्टाइल चेंज होगा तो इस प्रकार के बदलाव भी आएंगे। मेरा ऐसे जो उद्योगपति हैं उनसे निवेदन है कि वो छोटे यानी इस प्रकार के वाहनों के लिए, 2 पहिया के लिए, 4 पहिया के लिए अपनी कमर कसें और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका हमें लाभ होने वाला है, इस ओर वो आगे बढ़ें। हम लोग सब, चूँकि संकट बड़ा है, इस बड़े संकट में हमारा पूरा प्रदेश की पूरी जनता, मेरा उनसे आह्वान है कि इसमें से निकलने के लिए सब लोग इसमें सोचें, सब लोग विचार करें, एक दिशा में चलें और एक परिवार की भावना से हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। चाहे वो उद्योगपति है, चाहे व्यापारी है, चाहे हमारा कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे इस कोरोना की मुक्ति से अपने प्रदेश को यानी एक प्रकार से सहयोग करना है और इससे मुक्ति पानी है। हर एक व्यक्ति उस ओर काम करे और जहाँ कहीं समाज में हम आपस में एक भाईचारे के नाते एक दूसरे का सहयोग सहायता करने की बात आए, तो आज सारे बंधन वैसे न रखें केवल लेन देन के लिए। लेन देन की व्यवस्था में तो कौन क्या काम करता है उसके बदले में कुछ मिलता है, लेकिन आज काम भी करना है, जिसकी सहयोग की जिसकी ज़रूरत है उसकी सहयोग भी करना है, सहायता भी करनी है। अगर मैं केवल उद्योग की बात करूं तो उद्योग को भी उद्योगपति और उसका मजदूर और साथ में सरकार, हम एक परिवार के नाते काम करेंगे और जो भी हमारा नागरिक हरियाणा का है उसको कैसे सबको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, बेरोज़गार कोई भी ना रहे। क्योंकि इस नए अवसर के समय जैसा बाहर के प्रदेशों के मजदूरों की संख्या यहाँ कम हुई है, तो हमारे प्रदेश के अपने लोगों को भी अगर रोज़गार मिलता है,
उसमें बेरोजगारी खत्म होती है, तो उनको अपने आप को तैयार भी करना है, उनकी स्किलिंग भी होनी चाहिए, उनको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो अवसर मिले उसको खोना नहीं चाहिए। और हम मिल करके कोरोना को भी ख़त्म करेंगे, उद्योग भी चलाएंगे और अपने हरियाणा को एक समृद्ध हरियाणा को बनाने के लिए काम करेंगे। यही आपके सामने मेरी अपील। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।